तो अभी करंटली क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग इकोनॉमिक रिग्रेशन कह सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इकोनॉमिक रिग्रेशन क्या करती है, सेपरेशन क्रिएट करती है कंट्रीज़ में, ठीक है। ये क्रिएट करती है सेपरेशन। अब आप सोचोगे ये इतनी डीप क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ। सेपरेशन, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, देख लेना है। सेपरेशन क्रिएट करती है। सेपरेशन कैसे, जैसे आपका कोई एसिड हो गया, जनरली तो एसिड ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर एसिड्स में होता है, और ये मेनली उन एसिड्स में होता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जिनकी जो मार्केट कैप होती है वो स्लाइटली हायर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप इसको वेरी वेरी हाई मान सकते हो, बहुत ही हाई होती है। आज की कंडीशन के हिसाब से आप ट्रिलियंस में कह सकते हो उसको, तो उसमें ये जनरली काम करती है, ठीक है। दूसरी सेपरेशन आता है टैरिफ्स में। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक, ये एक अलग चीज़ है, इसके बारे में डिटेल में क्या है बताऊँ, बस आप समझो कि ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से सेपरेशन आता है कंट्रीज़ में। थोड़ा बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में थोड़ा डिप्रेशन सा चलता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। बट सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें इससे क्या नुकसान या फ़ायदा होता है। देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए होती है जनरली एसेट, ठीक है। हमें इस चीज़ से मतलब है, और यहाँ पर पर्टिकुलर उन एसिड्स पे फ़र्क पड़ता है जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ती है बिना किसी, मतलब बढ़ती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है, बहुत ही बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आज के समय के हिसाब से हम लोग बात करें कमोडिटीज़ की, ठीक है। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में जो वॉल्यूम आ रहा था, जनरली कमोडिटीज़ में जो वॉल्यूम आ रहा था, अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो आपको समझाता हूँ मैं कैसे, मज़ा आएगा समझने में डीप में, ठीक है। कमोडिटीज़ में जो आपको वॉल्यूम आ रहा था मार्केट में, जैसे मैं अगर किसी भी कमोडिटी की बात करूँ, आपके सामने जो है गोल्ड है, ठीक है। आपके सामने, चलो सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, मान लो आपके सामने गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ठीक है, यूएस ऑयल है, या फिर क्रूड ऑयल है। तो इन सब में जनरली जो वॉल्यूम है वो आता है। अब इसके अंदर सबसे वैल्यूएबल जो होता है वो गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड भी कह लो और जनरली आप सिल्वर भी कह सकते हो, दोनों के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा था। अब इनके अंदर जो वॉल्यूम आ रहा था, इन सारी कमोडिटीज़ के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा था वो किसी और एसिड से या किसी और मार्केट से नहीं आ रहा था, ठीक है। किसी और मार्केट से नहीं आ रहा था। आपको ऐसा लग रहा हो कि यार शायद बिट क्रिप्टो मार्केट से वॉल्यूम आ रहा होगा, या फिर किसी स्टॉक मार्केट से वॉल्यूम आ रहा होगा, या किसी वहाँ से मार्केट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। हम जैसे लोगों का वॉल्यूम था ही नहीं उसमें, क्योंकि हम लोग होल्ड करते नहीं है इतना। वॉल्यूम कहाँ से आ रहा था, ये वॉल्यूम आ रहा था किसी थर्ड पार्टी जगह से, एक थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप इसको, मैं एक वर्ड देता हूँ इसके लिए, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड देता हूँ मैं, आप इसको एक इनसाइडर डिमांड समझ सकते हो। इनसाइडर डिमांड वो होती है जो मैंने ऑलरेडी समझा रखी, वही था। अब ये वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली वॉल्यूम नहीं था, ये जो वॉल्यूम था ये आपका, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसी क्रिप्टो या किसी और जगह से नहीं आ रहा था। तो ये वॉल्यूम आ कहाँ से रहा था, ये वॉल्यूम अलग अलग इंस्टीट्यूशन से था, उनसे था जिन्होंने किसी भी जगह पर फंड नहीं लगा रखे थे, लिक्विड फंड से था, ठीक है। ये वॉल्यूम जितना भी आपने देखा, ये सारा का सारा लिक्विड फंड का वॉल्यूम था। अब लिक्विड फंड का मतलब क्या होता है, जो पैसा किसी भी एसेट में नहीं लगा हुआ उसे हम लोग लिक्विड फंड कहते हैं। यानी कि जो बैंक में आपके पैसा रखा हुआ है वो एक लिक्विड है, ठीक है, जिसे आप किसी भी जगह पे फ्लो करवा के एसेट खरीद सकते हो, उसी को हम लोग लिक्विड फंड कहते हैं। यही पैसा यूज़ हुआ था इन सब कमोडिटीज़ में, इनके प्राइस बढ़ाने के लिए, जब इनके प्राइस इतने बढ़े। अब ये पैसा वो होता है जो किसी और एसेट से निकाल के नहीं दिया जाता। इस चीज़ को ध्यान से समझना, समझ में मज़ा आएगा समझने में। तो अगर ये यूज़ हो रहा है तो बाकी के जो एसेट्स हैं उनके प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक जनरली अगर कोई चीज़ उठ रही है तो बाकी की चीज़ें नहीं उठेंगी, वो वही उठेंगी जिनके अंदर जनरली लिक्विड फंड यूज़ हुआ है। जैसे कि ये चारों चीज़ें थी, ये चारों चीज़ें आपको जो दिख रही हैं इन सब जगह पे ये जनरली यूज़ हुआ था। अब ठीक है, चलो हमने देख लिया कि भाई ये चारों जगह पे ये सब चीज़ें यूज़ हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ऐसा इकोनॉमिक रिग्रेशन होता है तो इससे जो सेपरेशन होते हैं, सेपरेशन मतलब किसी एक जगह से पैसे आते हैं, वो पर्टिकुलर किसी जगह पे लगाए जाते हैं, और वहाँ से इसका किसी और एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी और एसेट मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूँ क्रिप्टो की,
क्रिप्टो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, अब मैं आपसे गोल्ड की बात करूं, तो क्या गोल्ड के प्राइस को $280 $800 से सीधे $500 मान लो मार्केट चली गई, तो इतने बड़े डिमांड के जाने के बाद क्या बिटकॉइन का प्राइस $100 से $70 तक हुआ था? या चलो छोड़ो 70 छोड़ो, $50 हुआ था, $50K तक हुआ था, मतलब $50K, 50,000 तक गया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी बड़ी डिमांड आने के बाद, मतलब लाखों पॉइंट्स की डिमांड है ये, बहुत कम से कम 2-3 लाख पॉइंट की डिमांड आई थी इसके अंदर, जो गोल्ड एकदम से ऊपर चला गया था। क्या उससे बिटकॉइन में कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, नथिंग, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जबकि बिटकॉइन तो और उठ के 1,20,000 पे चला गया था, उसके बाद उसने हाई लगाया और देन फिर उसके बाद वो नीचे आने लगा, और तब से वो नीचे ट्रेड करा, लेकिन वो स्टेबल रहा। ये थोड़ी है कि वो बढ़ता जा रहा है तो बिटकॉइन एकदम नीचे ही गिर रहा है, तो उसका मतलब क्या, क्रिप्टो मार्केट से कोई डिमांड आई नहीं रही है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्रिप्टो में भी ऐसा नहीं हुआ, मेजर स्टॉक मार्केट्स में भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, समझ आया? और अभी जो सेलिंग आ रही है उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो नॉर्मली नॉर्मली एक अपनी होल्डिंग्स को निकालने वाली सेलिंग है, जिनके पास होल्डिंग्स है बिटकॉइन में वो निकाल रहे हैं, क्योंकि गोल्ड भी गिर रहा है तो लोग डर के मारे बिटकॉइन में भी और क्रिप्टो में भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। नॉर्मली चीज़ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ उठती है तो सब खुश होते हैं, जब एकदम गिर जाती है, मतलब जब गोल्ड 80% उठा पूरे एक साल में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, सेलर्स का क्या नुकसान नहीं होता, और जब वो गिर गया तब सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सेलर से ज़्यादा। एक्चुअल में पैसा सेलर का ही बनता है, एट द एंड सेलर का ही पैसा बनता है सबसे ज़्यादा। तो दिस इज द मेन थिंग। कभी कभी मार्केट्स में ऐसी जगह डिमांड आती हैं, ऐसी जगह पर वॉल्यूम्स आते हैं, ऐसी जगह से वॉल्यूम आते हैं जिनका ऑलरेडी किसी और एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन वो पूरी इकॉनमी खा जाते हैं, बाकी लोगों का पैसा खा जाते हैं जो होल्ड कर रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए होते हैं। इसे बोलते हैं एसएमटी, आप कह सकते हो स्मार्ट मनी टेक्निक, यही तो होती है, वो क्या होती है? लोगों को लगता है हम बड़े बड़े इन्वेस्टर की तरह, बड़े बड़े स्मार्ट मनी टेक्निक की तरह काम करेंगे, उनके साथ ट्रेंड में चलेंगे जैसे जैसे वो चल रहे हैं, और जैसे वो नीचे फेंकते हैं सब गायब, वहां से सब लोग गायब हो जाते हैं वहां से, वो अपने साथ साथ सबका पैसा लुटा देते हैं। तो यहाँ एसएमटी फेल होती है, क्योंकि कोई चीज़ आपकी, अगर मैं कहता हूँ 100 में से 90 या 70 की एक्यूरेसी दे रही है, लेकिन वो किसी एक या दो बार ऐसा काम करेगी कि सब कुछ, आपकी सारी की सारी एक्यूरेसी गायब हो जाएगी, चाहे आप कितना रिस्क मैनेजमेंट कर लो, क्योंकि उस वक्त आपके सामने ना तो उस पर्टिकुलर ब्रोकर के स्प्रेड से निपटने का कोई रीज़न होगा जब ऐसी क्रैश आई होगी, ठीक है, और ना ही आपके सामने ऐसा होगा कि आप एचएमआर पीरियड से बच जाओ, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ओके, गॉट इट। सो दिस इज द मेन थिंग, ऑलवेज हमें अपने एनालिसिस पे भरोसा करना चाहिए शॉर्ट टाइम पे। तो ये ऐसी डिमांड सी, इसे हम लोग इकोनॉमिक, इसे मैं जनरली इकोनॉमिक रिग्रेशन कहता हूँ, ठीक है। ये कभी कभी होता है, जैसे अभी फिलहाल के लिए बहुत बड़े लेवल पे हमें कमोडिटीज़ में देखने को मिला था, ठीक है, ये 2007 या 8 में भी हुआ था ऐसा कभी, ठीक है, 2007-8 में भी हुआ है, कई कभी कभी ये किसी स्टॉक में भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ये स्टॉक में भी हो जाता है, कभी कभी और भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये हो जाता है, दिख जाता है, ऐसी बात नहीं। समझ में आया सभी को थोड़ा सा, कि ये डिमांड कहाँ से आ रही थी और उसका किसी और एसेट पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, इससे और सारी चीज़ों में देखो, फिर इन सब चीज़ों को बुलाने के लिए वो बहुत सारी न्यूज़ चल जाती हैं, उससे फिर बंदे भूल जाते हैं कि यार छोड़ो अब तो हो गया, अब उस चीज़ पे ध्यान दो, फिर वो न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें फैलने लगी, तो वो तो चलो एक मीडिया कंट्रोल वाली चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। बट एक सिंपल सा रीज़न है कि जब किसी और जगह से, क्योंकि पैसा या तो इधर से इधर आता है या इधर से इधर आता है, तो पैसा ना तो इधर से आया इधर, ना इधर से आया, ये पैसा पीछे से आया और आगे चला गया, नथिंग, पैसा इधर से आया और आगे चला गया, गॉट इट। अब चलो, ये तो चलो मैंने तुम्हें छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया इसके अंदर कि क्या हमें जनरली देखने को मिला है, ठीक है, अब मेन बात करते हैं इसके अंदर कि हमें मेन बात क्या देखने को मिलेगी। लेट्स से जब हमारे सामने किसी और, मतलब कोई भी, हम लोग हमारे सामने कोई भी लिक्विड फंड इस्तेमाल होता है किसी और एसेट को खरीदने के लिए, ठीक है, किसी किसी और एसेट को खरीदने के लिए या एसेट्स को खरीदने के लिए, जो भी कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम लोग, आपको पता, सिंपली हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब हमारे जो लिक्विड फंड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं एसेट को खरीदने के लिए, सारा प्रोसेस सेम टू सेम वही होता है, लेकिन फ़र्क यहाँ क्या है, मैंने आपको पिछले साल एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर ऐसा हो जाए कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप बहुत बड़े लेवल पे हो तो हम इसको क्या बोलते हैं?
कुछ याद आया? अगर यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाता है इस स्वीप को करते वक्त, जब यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, मैंने शुरू से हमेशा बोलता था मैं कि प्राइस फ्लक्चुएट अगर नहीं होता तब तक लिक्विडिटी, नहीं तो ये क्या बन जाती है, एक वर्ड मैंने बताया था, इलिक्विडिटी। तो अभी जो कंडीशन है वो सारी इलिक्विडिटी की है, और हमेशा इलिक्विडिटी फिल होती है। ऐसे केस में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं भाई, इलिक्विडिटी हम इसको बोलते हैं। तो अभी जो कंडीशन चल रही है वो किस चीज़ की चल रही है, इस चीज़ की। ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया आपको बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हुआ बहुत बड़े लेवल पे, अब भी हो रहा है, ठीक है। तो जब ये लिक्विडिटी हो रही है तो ये ऑलवेज फिल होती है, हमेशा फिल होती है, और फिल होती है एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप के साथ। तो हमें एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए जिससे हम लोग गोल्ड में जनरली एक बुलिश साइड दिखा सके, और उसका एनालिसिस मैं ऑलरेडी 1 डे पे कर चुका हूँ। गोल्ड में अगर आप देखोगे मैंने यही चीज़ यूज़ करी। समझ आया? अब तो समझ में आ गया होगा आपको लिक्विडिटी का। हो सकता है कुछ लोगों को पिछले साल समझ में ना आया हो, लेकिन इस साल आ जाना चाहिए, अब आ जाना चाहिए भाई। देखो ये सारी चीज़ें मेरी अपनी बनाई हुई है, मेरी रिसर्च है, तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए यार, ठीक है। पूरे दिन बैठ के आप ये थोड़ी ट्रेड ही करोगे, थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा होना चाहिए, बट गधे के ऊपर अगर मैं $1 million का बैग लटका दूँ तो वो गधा ही रहेगा, सेम चीज़ हो जाती है फिर। तो नॉलेज भी होनी चाहिए आपको कि वाई दिस थिंग्स वर्क। अभी जो आप देख रहे हो फिर करेक्शन आएगा तो वो लिक्विडिटी स्वीप से आना चाहिए, और उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। करेक्ट, दिस इज द मेन थिंग जो मैं आपको समझाना। अब जो स्वीप होगी, अब जो स्वीप होगी हमारे सामने, दैट इज द रिटेल, रिटेल डिमांड आप कह सकते हो, वो हमें देखने को मिलेगी। और रिटेल डिमांड इतनी फास्ट नहीं होती है। रिटेल डिमांड ऑलवेज क्रिएट्स जिग जैग मूवमेंट, जिग जैग पैटर्न क्रिएट करती है। आप अगर देखोगे पिछले 1 साल में गोल्ड में किसी भी तरीके का एफएमएफआर नहीं हुआ है, सीधे ऊपर सीधे ऊपर सीधे ऊपर सीधे ऊपर सीधे ऊपर सीधे ऊपर जाती जा रही है। बट इस टाइम हमें मिलना चाहिए जिग जैग पैटर्न, यानी कि हमें एफएमएफआर मिलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मार्केट स्टेबल भी रहे, स्टेबल होकर थोड़ा डाउन साइड में भी जाए, फिर अप साइड में जाए, ऐसे करते करते मार्केट जाए। इट क्रिएट्स ए वेरी गुड रिटेल डिमांड, रिटेल सप्लाई, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। और फिर से वॉल्यूम इसका उसी तरीके पे आ जाए जैसे पहले चल रहा था। नॉर्मली हमें 1 मिनट पे 200 से 250 पॉइंट का डिफरेंस मिलने लग जाए पॉइंट्स में, हमें 30 मिनट्स में करीब 500 पॉइंट का या 800 पॉइंट का डिफरेंस मिलने लग जाए, हमारी एक रेंज रहे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके आपको देखने को मिल सकता है इनकेस। या अगर दोबारा से ये लिक्विड, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है अब ऐसा कुछ हो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे सेलिंग है, तो दोबारा कोई अपना क्यों बनाएगा पैसा जब वो ऑलरेडी अपना पैसा डबल कर चुका है, ठीक है। गॉट इट? सो दिस इज़ द मेन थिंग गाइस, जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।